Hello everyone, welcome to my YouTube channel Zip of Study. In this video, I'll explain Newton's third law of motion, as I have already explained Newton's first law of motion and second law of motion in my previous videos. So let's start with Newton's third law of motion. तो न्यूटन के जो फर्स्ट दो लॉज थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, उससे हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन था. एंड इन सेकेंड लॉ हमारे पास उसी फोर्स को फाइंड करने का एक फॉर्मूला आया था, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू ए. ठीक है, यही फॉर्मूला आया था सेकेंड लॉ में. तो ये तो होगी फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ की बात. नाउ बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि थर्ड लॉ में ऐसा क्या चीज है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object. मान लो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज दिस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, फाइन. तो when first object exerts a force on second object, ठीक है, इसने इधर से फोर्स लगाई, ठीक है, F फोर्स लगाई, then second object instantaneously applied force on फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तो मतलब कि सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स से, मतलब उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, सबसे सिंपल लॉ है जो बच्चों को इजीली समझ आता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरे वाला भी सेम फोर्स उसी के ऊपर अप्लाई करेगा. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई F, ठीक है, इधर से सेकेंड ऑब्जेक्ट ने भी फोर्स लगाई F. तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ये जो दो फोर्सेस हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑलवेज. ठीक है, हमेशा सेम फोर्स अप्लाई होती है. अगर इस वाले ने F फोर्स अप्लाई किया तो इधर से भी F फोर्स ही अप्लाई होगी. ओके, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, दोनों फोर्सेस की. ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर एक इस साइड लग रही है तो दूसरी इस साइड लगेगी, तो इनकी जो डायरेक्शन है फोर्सेस की वो हमेशा ऑपोजिट रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम ऑलवेज. ओके, तो ये तो होगी इन फोर्सेस की बात. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्सेस हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं. मतलब देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ फोर्स, नॉट ओनली अ सिंगल फोर्स. ठीक है, हमेशा पेयर में फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करती है, सिंगल फोर्स कभी नहीं होती न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में. और इन फोर्सेस को आप एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस भी बोल सकते हो, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ में होता ही क्या है कि अगर एक पर्सन यहाँ से एक्शन कर रहा है तो सामने वाला उसका रिएक्शन देगा हमेशा. ओके, सो दिस इज नॉन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसकी डेफिनेशन यू कैन राइट डाउन, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो. So here we have definition of Newton's third law of motion. It states that when an object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first object. अगर एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल साथ के साथ ही, जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन का, तो वो साथ के साथ ही उसी फोर्स के साथ एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट वन. तो ये तो होगी डेफिनेशन. तो अभी एक एग्जांपल कंसीडर कर लो, बिल्कुल सिंपल सा केस है. मान लो जैसे कोई बॉल है, ठीक है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास वो बॉल थ्रो करता है, ठीक है, मतलब उसने इतनी ज्यादा फोर्स के साथ ऐसे बॉल मारी दूसरे पर्सन के पास, ठीक है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग जो सेकंड पर्सन के माइंड में आएगी कि उसको भी उतनी जोर से वो बॉल वापस यहाँ मारनी है. ठीक है, यही चीज आएगी ना कि वो चाहेगा कि मैं भी उतनी जोर से बॉल मारूं जितनी जोर से इस पर्सन ने मारी है. ठीक है, तो इधर से फोर्स अप्लाई हुई, मान लो F फोर्स के साथ बॉल को हिट किया उसने, सेकेंड वाले ने सामने से उसी इंस्टेंट रिएक्शन में उस बॉल को उतनी फोर्स के साथ जोर से हिट किया. ठीक है, तो इट्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. एक बंदे ने मारी, ठीक है, तो वो एक्शन था, सामने वाले ने उसका रिएक्शन दिखाया बॉल को वापस हिट करके उसी फोर्स के साथ इन अपोजिट डायरेक्शन. राइट, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स और कंसीडर करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. वैसे भी ये जो लॉ है न्यूटन का थर्ड लॉ, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पे अप्लाई होता है. मतलब बहुत सारी हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ ही होती हैं. मतलब उन एक्टिविटीज में न्यूटन का ये थर्ड लॉ ही अप्लाई होता है. तो नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So for first example, suppose you are standing at rest.
ठीक है, आप रेस्ट पे खड़े हो, अभी रोड पे खड़े हो या कहीं पे भी खड़े हो, ठीक है, तो अगर आपको अभी मूव करना है आगे, ठीक है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, आगे जाने के लिए आप अपने पैर के साथ फोर्स अप्लाई करोगे। तो इज इट मस्कुलर एफर्ट, मतलब मस्कुलर फोर्स होगी वो जो आप अप्लाई कर रहे हो अभी चलने के लिए? नो, ठीक है, यहाँ पे मस्कुलर एफर्ट की बात नहीं हो रही है, मस्कुलर फोर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात होगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। मतलब हम अगर चलते हैं, हमारे चलने में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी वो कैसे अप्लाई होता है, देखो, जब आप अपना पैर आगे रखते हो, ठीक है, आप करते क्या, यू पुश द रोड बैकवर्ड, मतलब आप अपने पैर को ऐसे आगे रख रहे हो, आप रोड को बैकवर्ड पुश कर रहे हो, ठीक है, आप अपना पैर ऐसे आगे रख रहे हो वहां पे, तो इट मींस यू आर अप्लाइंग एक्शन फोर्स, ठीक है, एक्शन फोर्स अप्लाई करो ना आप ऐसे रख के। तो अभी जो रोड है वो क्या कर रहा है, वो वहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट की रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो दैट कि आप आगे मूव कर सको। ये एक्टिविटी अभी मैं ऐसे यहाँ पे कैसे बताऊँ आपको, यू कैन ट्राई एट योर होम, खुद आप ट्राई कर सकते हो। अभी अगर आप चल के देखोगे तो आपको ये चीज़ फील होगी कि आप अपना पैर आगे रख रहे हो, ठीक है, और जब आप अपना पैर आगे लेके जाते हो तो वहाँ पे जो रोड है वो इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट की रिएक्शन फोर्स वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, सो दैट आप आगे इजीली मूव कर सको, ठीक है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और निकलती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए वहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स हमेशा होगी, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन, आप इसकी जगह ये चीज भी लिख सकते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन में। तो जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, आपको ये भी चीज माइंड में रखनी है कि ये दोनों फोर्सेस हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा जो पैर है वो एक्शन फोर्स लगा रहा था, किसके ऊपर? रोड के ऊपर, ठीक है, लेकिन रोड ने जो रिएक्शन फोर्स लगाई वो हमारे पैर के ऊपर लगाई। तो मतलब दोनों की जो फोर्सेस है वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिएक्ट की। एक्शन फोर्स लगी रोड के ऊपर, ठीक है, बाय आवर फीट, और रिएक्शन फोर्स लगी हमारे पैर के ऊपर, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करती हैं, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करती। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चल रही है कि चाहे जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का वो सेम है, हम यही कहते हैं ना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड चाहे सेम है, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी है इन दोनों फोर्सेस के द्वारा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी है वो जरूरी नहीं है कि सेम होगी, ठीक है। वहां पे एक्सेलरेशन मे नॉट बी सेम, ठीक है, मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमने अभी कहा कि जो फोर्सेस हैं दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करती हैं, हमने यही चीज बोली थी ना अभी। तो अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं तो ये भी तो हो सकता है कि एक का मास कुछ और हो, दूसरे का मास कुछ और हो, ठीक है। तो अगर मास ही सेम नहीं है तो दोनों की जो एक्सेलरेशन है मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। For better understanding of concept of mass and acceleration, let us pose another example. So for this example, मैंने यहाँ पे गन कंसिडर की है। अभी हम ये गन वाला एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सपोज व्हेन गन इज फायर्ड, ठीक है, जब यहाँ से गन प्रेस होगी तो क्या होएगा, इस बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई होगी। मतलब हमने यहाँ ट्रिगर प्रेस किया तो यहाँ से ये जो बुलेट है इसको फॉरवर्ड फोर्स मिलेगी आगे जाने के लिए। तो अभी ये तो आगे चली जाएगी, लेकिन अभी अगर बुलेट आगे जा रही है तो आगे जाते टाइम ये अपना कुछ रिएक्शन फोर्स भी देके जाएगी। तो ये करेगी क्या, इट एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन, ठीक है। बुलेट आगे चली जाएगी, फॉरवर्ड फोर्स मिल गई उसे, तो यहां से गन जो है उसको बैकवर्ड फोर्स मिलेगी, रिएक्शन फोर्स, जिसको हम रिकॉइल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स मिलेगी गन को, बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे मूव करेगी। तो अभी अगर मास और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट पे आए तो देखो वी हैव दिस फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, F इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो यहाँ अगर बात करें हम बुलेट की, तो बुलेट का जो मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ गन। तो यहाँ पे अगर इसका जो मास है वो कम है, तो अगर दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है तो वहां पे एक चीज ज्यादा होती है, एक हमेशा कम होती है। तो अगर हम बुलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो मास है वो बहुत कम है,
ठीक है, मास कम है तो इट मीन्स उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गन वाला केस। ठीक है, यहाँ होगी बुलेट की बात, यहाँ हो रही है गन की बात। गन का जो मास है वो बहुत ज्यादा, इट मीन्स इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें वो चीज क्लियर हो जाती है जो अभी हमने की थी कि एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस हैं उनका, चाहे उनका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकता है, लेकिन उनकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं हो सकती ड्यू टू देयर डिफरेंट मासेस। ठीक है, तो ये देखो यही चीज आ गई कि यहाँ पे मास का फर्क था। ठीक है, यहाँ डिक्रीज मतलब कम था मास, यहाँ पे ज्यादा है मास, तो इट मीन्स कि दोनों की एक्सेलरेशन में भी चेंज आ गया। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल होगी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो अभी हम एक और एग्जांपल पे चलते हैं जिससे आपको न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने जो बोट होती है उसमें बैठ के देखा होगा, उसमें बैठते टाइम या उससे उतरते टाइम कैसा रिएक्शन होता है, कैसा फील होता है, ये चीजें एक न एक बार तो आप लोगों ने फील की होंगी, राइट। तो मेरे साथ क्या होता था जब मैं छोटी थी, तो उससे उतरते टाइम वो हमेशा एक डर सा लगता था कि जब उससे उतरेंगे तो ये साथ में ही चली जाएगी, मतलब हम साथ में ही चले जाएंगे उसके, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, तो ये तो चलो बाद में जाके समझ आया कि ऐसा क्यों होता था। तो मे बी आप लोगों के साथ भी वैसा कुछ एक ना एक बार हुआ ही होगा। तो वहां पे होता क्या है कि जब हम फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम आगे जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वहां पे एक्शन फोर्स होगी हमारी तरफ से, हम लोगों ने आगे मूव करना स्टार्ट किया, बट वहां पे रिएक्शन फोर्स भी होगी, हमारा एक पैर आगे रहता है, हमारा जो दूसरा पैर है वो क्या करता है, बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, सो दैट जो बोट है वो पीछे की तरफ मूव करती है। हमारा एक पैर आगे जा रहा है आगे जाने के लिए, ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन जो दूसरा पैर है वो क्या करता है, बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। तो वहां पे भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ही अप्लाई होती हैं। मतलब इन शॉर्ट कि वहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है कि अगर पर्सन जो है वो आगे जा रहा है, फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वहां पे जो बोट है वो बैकवर्ड मूव करेगी, राइट। सो ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई होता है। तो आपका भी छोटा सा काम ये है कि आपको अपनी डेली लाइफ में से ऐसी कुछ एक्टिविटीज ढूंढनी है कि जहाँ पे ये थर्ड लॉ अप्लाई होता हो। ठीक है, एक सिंपल सा तो मैं ही बता देती हूँ आपको एग्जांपल। तो बच्चों के माइंड में सबसे पहले आती है न्यूटन के थर्ड लॉ को समझ के, यही चीज बच्चों के माइंड में आती है कि अगर एक पर्सन ने मारा तो सामने दूसरे वाला भी मारेगा, तो आपको मार कुटाई नहीं करनी है अभी घर पे बैठ के। तो ऐसे ही बहुत सारी और एक्टिविटीज होती हैं, तो आपको ढूंढनी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, हमारी डेली बेसिस पे। तो नाउ मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सपोज वी आर हैविंग टू बॉल्स, दैट इज बॉल A and ball B having masses MA and MB, फाइन। तो मान लो जो फर्स्ट बॉल है वो जा रही है UA वेलोसिटी के साथ एंड सेकेंड बॉल मूव कर रही है UB वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये जो AB मैंने डाले इनके पैर में, ये जस्ट यही चीज बता रहे हैं। A मीन्स कि हम A बॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड B मीन्स हम B बॉल की बात कर रहे हैं। So we are having two balls whose masses are MA and MB and having velocities UA and UB। तो यहाँ मान लो दो बॉल्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। तो यहाँ मान लो, सपोज कर लो UA इज ग्रेटर देन UB, कि जो फर्स्ट वाली बॉल है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है सेकंड वाली बॉल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर एक बॉल ज्यादा फास्ट मूव करे तो क्या होएगा वहां पे कि ये जो बॉल है ये एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे ये इस बी बॉल के साथ टकरा जाएगी, ठीक है, कोलाइड कर जाएगी इसके साथ। तो मतलब ए और बी की कोलिजन हो जाएगी। तो यहाँ पे ए बॉल एंड बी बॉल, ठीक है, ये दोनों में होगी कोलिजन, दोनों आपस में टकरा गई। तो यहाँ अगर ये दो बॉल्स आपस में टकरा गई तो यहाँ होएगा क्या, जब ए बॉल, आप सपोज करो दो बॉल्स ऐसे आ रही हैं, अगर ए बॉल बी के साथ स्ट्राइक की तो मतलब इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की FAB। ये AB जस्ट इतनी चीज बता रहा है कि A ने फोर्स अप्लाई की है B के ऊपर की है, ठीक है, A ने B के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, तो यहाँ पे हमने FAB लिखा है,
ठीक है। तो यहाँ अगर देखो ए बॉल बी के साथ टकराएगी तो वहां पे न्यूटन का अगर थर्ड लॉ अप्लाई करो कि अगर ए ने बी को हिट किया है तो बी भी तो अपनी रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ना उसके ऊपर, बी में से भी कुछ रिएक्शन आएगा। तो यहाँ बी बॉल भी वहां पे ए बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी यानी दिस फोर्स विल बी एफ बी ए। फाइन। तो यहाँ एफ ए बी मीन्स कि ए ने बी बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, कोलिजन के ड्यूरिंग, एंड बी बॉल ने ए के ऊपर किया तो फोर्स विल बी एफ बी ए। ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया बिफोर कोलिजन, जब यहाँ पे कोलिजन नहीं हुई थी। कोलिजन मीन्स होता है टकराना, ठीक है। एंड दिस केस इज ड्यूरिंग कोलिजन, कि जब कोलिजन वहां पे हो रही है, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस और ऑब्जेक्ट मतलब जो बॉल्स है वो इस पोजीशन में रहेंगी। एंड फाइनली मान लो कोलिजन के बाद टकरा के फिर से ये नॉर्मली मूव करना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे मान लो ए बॉल अभी मूव करेगी वी ए वेलोसिटी के साथ एंड बी बॉल विल मूव विद वी बी वेलोसिटी के साथ। मासेस सेम है एम ए एंड एम बी, एंड दिस केस इज आफ्टर कोलिजन। फाइन। फर्स्ट केस हो गया बिफोर कोलिजन का, ठीक है। जब यहाँ पे वेलोसिटीज का ध्यान रखना आपको, यहाँ हमने यू ए एंड यू बी कंसिडर किया है। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड ड्यूरिंग कोलिजन वी आर हैविंग टू फोर्सेस, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, and at last after collision we are having our balls with masses m a m b and velocities v a v b। ठीक है। आपको बुक्स में मे बी m1 m2 मासेस, ठीक है, u1 u2 या v1 v2 ये सब भी लिखा आ सकता है। बात बिल्कुल सेम है। आप a b भी लिख सकते हो, आप 1 2 भी लिख सकते हो, या आप डैशेस डाल के भी लिख सकते हो, ठीक है, u u डैश v v डैश, तो वो सब तो सेम बातें हैं सारी। तो यहाँ तो हो गया सारा जो डायग्रामेटिकली हमने सपोज करना था, सब कुछ हमने यहाँ ये चीज सपोज कर ली। अभी इसका आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना आर्टिकल या क्वेश्चन ये किससे स्टार्ट करेंगे? मोमेंटम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे मोमेंटम ऑफ ए बॉल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे किस बॉल का? पहले ए बॉल की बात करेंगे देन बी की। तो पहले मोमेंटम ऑफ ए बॉल क्या आएगा, ये आपको यहाँ लिखना है, मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। क्या आएगा मोमेंटम? फर्स्ट वाले केस में बिफोर वाले में आएगा एम ए इंटू यू ए। अगर आपको मोमेंटम की डेफिनेशन ना याद हो तो मैं एक बार याद दिला देती हूँ आपको। P हम मोमेंटम को लिखते हैं P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ये मैथमेटिकल फॉर्म थी मोमेंटम की। तो मास इंटू वेलोसिटी की बात हो रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन तो यहाँ पे ए बॉल की वेलोसिटी कितनी है? यू ए, एंड मास कितना है? एम ए। तो यहाँ पे हो गया एम ए यू ए। सेकेंडली अगर आफ्टर कोलिजन की बात करें तो इट विल बी एम ए इंटू वी ए। फाइन। तो यहाँ इस आर्टिकल को हम कैसे करेंगे? यहाँ कुछ क्रैमिंग नहीं करनी है आपको, कोई स्टेप्स आपको क्रैम नहीं करने। यहाँ पे सिंपल सी चीज याद रखनी है, न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन हमें क्या कहती थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही चीज थी ना। तो यहाँ पे देखो हमने पहले मोमेंटम फाइंड कर लिया। फाइन, दोनों कंडीशंस में, बिफोर में भी और आफ्टर कोलिजन में भी। अभी आप फाइंड आउट करोगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, अगर देखो दोनों मोमेंटम्स आपको पता है, बिफोर कोलिजन भी पता है, आफ्टर कोलिजन भी पता है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? एम ए वी ए मतलब फाइनल वाला माइनस एम ए यू ए, ठीक है। इसको मैं ये चीज भी लिख सकती हूँ, एम ए को कॉमन लेके वी ए माइनस यू ए, ठीक है। एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए, ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। अभी बात करते हैं, अगर सेकेंड लॉ की डेफिनेशन की तरफ जाएं हम धीरे धीरे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये आ गया। अभी बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी, रेट की बात हो रही है मतलब यहाँ पे भी किसकी बात होगी फिर? टाइम की। तो इट विल बी एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू, दिस वन एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ठीक है। तो ये तो थी बॉल ए की बात,
यहाँ हम बॉल ए की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ तक सॉल्व करके उसके बाद सिमिलरली करके लिख सकते हो कि फॉर बॉल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट विल बी mb इंटू vb माइनस ub अपॉन t। ठीक है, तो यही वैल्यू सेम आएगी जैसे यहाँ पे आई थी ये वाली फॉर बॉल A, तो यहाँ आ जाएगी फॉर बॉल B। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड मतलब कंप्लीट कर ली सेकेंड लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमने दोनों बॉल्स का निकाल के रख लिया। अभी उसके सामने क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो अभी हम फोर्सेस की बात करेंगे और फोर्सेस की कौन सी वाली बात होगी, ड्यूरिंग कोलिजन। अभी हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग कोलिजन ए बॉल ने कौन सी फोर्स अप्लाई की थी, FAB, और बी बॉल ने कौन सी की थी, FBA। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैं इस चीज को, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फॉर बॉल A, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि MA इंटू VA माइनस UA अपॉन T विल इक्वल टू F ऑफ या फिर FAB। ठीक है, F ऑफ AB बोल लो चाहे FAB। ठीक है, तो ये होगी बॉल A की बात। ठीक है, ये ड्यूरिंग कोलिजन A बॉल ने कौन सी फोर्स अप्लाई की थी B के ऊपर, FAB। तो ये हो गया। सेकेंडली मैं क्या लिख सकती हूँ, बॉल B वाले केस को MB इंटू VB माइनस UB अपॉन T इज इक्वल्स टू FBA। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे B बॉल ने कौन सी फोर्स अप्लाई की थी, F ऑफ BA। फाइन, तो ये तो हो गया सेकेंड लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हम यहाँ तक पहुंच गए। तो अभी हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है हमें कि जो दोनों मतलब ड्यूरिंग कोलिजन जो दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, दिस वन फोर्स इज एक्शन फोर्स एंड दिस फोर्स इज रिएक्शन फोर्स। ए बॉल ने एक्शन किया बी के ऊपर, तभी ये वाली फोर्स अप्लाई हुई थी। तो बी बॉल ने अपना रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया, तो ये वाली फोर्स अप्लाई हुई थी FBA। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मतलब कि जो FAB और FBA फोर्सेस है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट। तो ऑपोजिट के लिए हम क्या चीज लेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, ये नेगेटिव साइन यही चीज शो करता है इस सिचुएशन में कि यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन डायरेक्शन दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे दो वैल्यूज तो आपके पास आ ही गई है फोर्सेस की। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ FAB एंड FBA, इट विल बी MA VA माइनस UA अपॉन T विल इक्वल टू, माइनस साइन यहाँ पे है, FBA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इट विल बी MB इंटू VB माइनस UB अपॉन T। तो ये T तो डायरेक्ट T के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम था यहाँ पे। जस्ट अभी खोल लो इस प्रोडक्ट को बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन, इट विल बी MA VA माइनस MA UA, इट विल बी, ये वाला माइनस भी अप्लाई करना साथ में, माइनस ऑफ MB VB माइनस माइनस विल बिकम प्लस MB UB। फाइन, तो अभी देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो अभी हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मीनिंग क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। देखो यहाँ पे MA VA, ये जो टर्म है MB VB, इसको इस साइड ले आओ। ठीक है, इज इक्वल टू, ये यहाँ पे MB UB और यहाँ पे ये जो U वाली टर्म है इसको इस साइड ले आओ। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग होता है कि जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट्स का वो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था, हमारी दो बॉल्स थी A एंड B। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमें क्या चीज प्रूव करनी थी कि जिस मोमेंटम के साथ इनिशियली वो बॉल्स जा रही थी, मतलब बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन नहीं हुई थी उनकी, तो जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था दोनों बॉल्स का वही होना चाहिए था आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स का। तो देखो यहाँ पे वो सिचुएशन आ गई हमारे पास MB UB।
प्लस MAUA, ये हमारा इनिशियल वाला केस था। अगर आपको याद हो, हमने इनिशियली क्या कंसीडर किया था बिफोर कोलिजन, कि जो A बॉल है वो UA वेलोसिटी के साथ जा रही है और जो B बॉल है वो UB वेलोसिटी के साथ जा रही है। और आफ्टर कोलिजन हमने कंसीडर किया था कि जो A बॉल है वो VA वेलोसिटी के साथ जा रही है और जो B बॉल है वो VB वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो मासेस तो सेम ही थे उन बॉल्स के, तो अगर मैं इनके साथ मासेस को मल्टीप्लाई करूँ, इट विल बी MA MB, यहाँ पे MA MB, ठीक है, प्लस कर दो यहाँ, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे बन गई हमारे पास फाइनल में। तो यहाँ से क्या चीज पता चली कि जो मोमेंटम था इन दोनों बॉल्स का बिफोर कोलिजन वो किसके इक्वल होना चाहिए था, मोमेंटम ऑफ दीज बॉल्स आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो वो यहाँ सेम होना चाहिए था। और इस आर्टिकल को सॉल्व करके हम भी इसी रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि जो मोमेंटम था ये बिफोर कोलिजन इन दोनों बॉल्स का, इट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ A एंड B बॉल्स आफ्टर कोलिजन। फाइन, यहाँ पे A आएगा, B नहीं, बाय मिस्टेक लिखा गया, तो ये आ गया MAVA प्लस MBVB इज इक्वल टू MBUB प्लस MAUA, ठीक है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ खत्म होती है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर की। तो द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, सो आपको जो आगे की नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोस की वो मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।